जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके पास विल पावर है, हार्ड वर्क करने का मादा है, डिसिप्लिन है और करैक्टर है, तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। सफलता आपके पास खुद चल कर के आएगी। कठिनाइयां जीवन में बहुत आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से आगे बढ़कर जीवन में चलना पड़ता है। तो आज मुझे एक ऐसे स्टूडेंट को आपके साथ मिलाते हुए बेहद खुशी हो रही है, जिन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को कभी भी अपने जीवन में आड़े नहीं आने दिया और अपना हौसला बना के रखा और अपने मास्टर्स के दौरान पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रद्युम्न, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया और अपने व्यू रखने का मौका दिया। यह सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिकली सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा जो बर्थ है वो यूपी में हुआ है। बट मेरी जो एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग है, वो चंडीगढ़ से हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से मैंने 12th पास किया है। और चंडीगढ़ में ही एक कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, वहां से मैंने बीए की है। और मास्टर्स भी मैंने सेम कॉलेज से ही की है। 2021 में मैंने बीए की है और 2021 में मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया है। 2022 में सर मैंने नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया और 2023 में रिसेंटली सर मैंने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। वाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने मास्टर्स करते समय ही नेट में जेआरएफ क्वालिफाई किया। ये जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपसे बहुत मोटिवेशन लेंगे, बहुत इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि आप जैसा बच्चा यदि मेहनत करके नेट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है, वो भी पहले प्रयास में, तो सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर कोई बच्चा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित है कि आपको सुन के वो काफी मोटिवेट भी होगा। जैसे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों पेपर्स को किस तरीके से जी तैयार सर। किया था। जी सर, अगर बात की जाए पेपर वन और पेपर टू की, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा पेपर वन की। तो सर पेपर वन के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान अड्डा, मैंने उस यूट्यूब चैनल को फॉलो किया अपनी स्टडी के लिए। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और इसके अलावा केवीएस मदान की, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने इसे भी रीड आउट किया है, तो इस बुक से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। आर एस शर्मा की बुक है एंशियंट इंडियन पास्ट, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने यहाँ से भी प्रिपरेशन की है। मिडेबल की बात की जाए तो सर सतीश चंद्र की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मॉडर्न के लिए सर अलका मेहता। इसके अलावा सर मैं बताना चाहूंगा एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, जिसमें सर सॉल्व पेपर होते हैं काफी, है ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सर ये जो अरिहंत पब्लिकेशन है, इसमें इसका हमें जो मेन बेनिफिट मिलता है सर ये कि उसमें पहले टॉपिक तो होता है, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और सर फिर इससे रिलेटेड पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी भी हमें जानकारी दी जाती है। तो सर ये बुक भी बहुत अच्छी है सर प्रिपरेशन के लिए, मैंने इसका भी यूज किया है। बहुत बढ़िया। प्रद्युम्न, मुझे एक क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछते हैं, कुछ बच्चे आप ही की तरह जो ब्लाइंड हैं, कुछ डिसेबल बच्चे हैं, वो पूछते थे कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है या ऐसा कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप अपनी जो स्टडी है उसको आसान कर सकते हैं। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। तो मैं बताना चाहूंगा इसके लिए सर बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहले तो जैसे हम यूट्यूब पर स्टडी करते हैं तो हमें ना एक चीज देखनी होती है कि हमें कहाँ से क्या मटेरियल कलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब एक बहुत बड़ी मार्केट है। वहां से सर हम कुछ भी हमें मिलता है, तो सर ये चीज हमें खुद ही आइडेंटिफाई करनी होती है कि बेस्ट क्या है आपके लिए। दूसरी चीज सर, एक वेबसाइट है सुगम्य पुस्तकालय, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी सर। इस लाइब्रेरी से सर मुझे बहुत सी बुक्स मिल पाई हैं एक्सेसिबली सर, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो सर जो मैंने बुक्स के नाम बताए थे, तो वहां से मैंने उन बुक्स को स्टडी किया, जिससे सर मुझे अपनी जो स्टडी है, अपनी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा सर एक और प्लेटफॉर्म है बुक शेयर। तो यहाँ से भी सर ये ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें ऑडियो में बुक्स नहीं मिलती, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलती हैं। और जो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, गूगल टॉक बैग, वो रीड आउट करके हमें बताते हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन है, इसमें गो रीड की मेंबरशिप लेनी होती है। अगर इसकी आपके पास मेंबरशिप
जैसी आपको मिलती है, तो यहाँ से आप काफी बुक्स सर्च कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। अभी मास्टर्स के बाद आप आगे जी पीएचडी सर। करना चाहते हैं, तो पीएचडी के लिए जी सर। आपने इंटरव्यू भी दिया है और सबसे पहले आपकी इंटरव्यू अच्छी हुई है। हम तो भगवान से विश करते हैं कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएँ और आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो हम थोड़ा-सा ये प्रोसीजर भी जानना थैंक यू चाहते सो हैं कि मच। एक बच्चा जो जेआरएफ क्वालीफाई करने के बाद पीएचडी करना चाहता है, तो उसको किस तरीके से जी किसी सर। टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिखना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा, आप टॉपिक बेशक ना रिवील करें क्योंकि टॉपिक कई बार कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसको रिवील नहीं भी करना चाहते, लेकिन सिलेक्शन में क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसे कि मैंने बताया था कि हम बीए में, मास्टर्स में हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो सर इसमें ना हमारा एक एरिया है, वो आपको पता चल जाता है कि आप किस एरिया में आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो, या फिर कौन सा एरिया आपको बेस्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है, किसी को मिडिवल पसंद है, तो किसी को एंशिएंट पसंद है। तो जैसे कि मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ, और जो लोग और भी बहुत से स्टूडेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटी से होंगे, तो उनको स्टेट की हिस्ट्री भी पसंद होगी। जिस एरिया में हम कंफर्टेबल ही होते हैं, या फिर जो एरिया हमारा पसंदीदा होता है, सर उस एरिया की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद सर हम ये चीज देखते हैं कि कहाँ पर गैप है। सर जो गैप होता है, हमें उस गैप को फिलअप करना होता है। वो सर उसी की बेस पर सर हम अपना जो टॉपिक है वो चूज करते हैं। सर उस टॉपिक को चूज करने के बाद अपना एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है। उसके बेस पर सर उसे इंटरव्यू के टाइम में प्रेजेंट करना होता है। जो भी बच्चा नेट में जेआरएफ लेता है, उसको सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि वो टॉपिक पहले डिसाइड करे या रिसर्च प्रपोज़ल लिखे, क्या करे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है? आप थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब तक आपका टॉपिक नहीं तैयार होगा, आप रिसर्च प्रपोजल लिख ही नहीं सकते। क्योंकि जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा वो आपके टॉपिक पर ही बेस्ड होगा सर। सबसे टॉप पर हमें अपने जो अपना टाइटल ही मेंशन करना होता है। उसके बाद उसके बारे में हम उसके फीचर्स वगैरह लिखते हैं, और अपने सोर्सेज देते हैं। जैसे आपके प्राइमरी सोर्सेज हो गए और सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, है ना। इसके बाद ये सारी चीजें सर होती है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है। तो सर ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपका टॉपिक सिलेक्टेड होता है। तो बिना टॉपिक सिलेक्ट किए हुए सर आप रिसर्च प्रपोजल की ओर बढ़ ही नहीं सकते। जी, प्रद्युम्न, जैसे हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, रिसर्च प्रपोज़ल हमने लिख लिया, जी किस सर। तरीके से आपने अपने रिसर्च प्रपोज़ल को सबमिट करना होता है? यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू का क्या माहौल होता है? किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं? सर जैसे हम इंटरव्यू के लिए हम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, जैसे कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। मतलब जो मैंने फील किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 6 और कैंडिडेट आए थे इंटरव्यू के लिए उस दिन। उन स्टूडेंट से भी बात हुई कि वो मतलब किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, और ये सारी बातें हुई। बाकी सर इंटरव्यू का तो सर ये माहौल रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंदर जाते हैं रूम के, और उसके बाद हम जो फैकल्टी वहाँ बैठी होती है, हमें 5 रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो जी, जी। सर जो फैकल्टी वहाँ बैठती है, सभी को हम अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी कॉपीज देते हैं। सर उसके बेस पर जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है, फैकल्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ जी पर सर। पूछते हैं? क्या जानना चाहते हैं वो एक बच्चे से? मतलब उनका मेन ऑब्जेक्ट यही रहता है कि जो उसने प्रिपेयर किया है अपना रिसर्च प्रपोजल, उसका मेन पर्पस क्या है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या वो इस फील्ड में मतलब कुछ कर पाएगा या नहीं। सर ये चीजें सर वो जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट जानने और की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा पीएचडी करना जी चाहता है, सर। क्या उसको इंटरेस्ट भी है? क्या वो जी समय तो सर। नहीं खराब करेगा यहाँ पर, पैसे तो नहीं वेस्ट करेगा? हाँ जी सर। तो बिल्कुल सर, सारी चीज़ों बिल्कुल। के ऊपर वो ध्यान रखते हैं, फ़ोकस रखते हैं। तो आपको कोई मुश्किल तो जी नहीं आई सर। वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे थे आपको उन्होंने? क्या सब्जेक्ट से पूछे थे जो आपने प्रपोज़ल लिख के दिया था, उससे पूछा था या कुछ एक्स्ट्रा पूछे थे? जी सर, ये तीनों ही चीजें हुई थी मेरे साथ में तो। जब मैं गया था इंटरव्यू के लिए, मैं तो बहुत कुछ सर सोच के गया था कि ये पूछ सकते हैं आपके टॉपिक के रिगार्डिंग में, अपने बारे में। जैसे कि हम यूट्यूब पर देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें बहुत सी चीजें मिल सकती है। तो उसमें से हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, मतलब क्या चीजें हम लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो हमसे पूछा गया वो बेसिकली ये था कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। इसके अलावा टॉपिक से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे
इसके अलावा सर टॉपिक के अलग से भी क्वेश्चन मेरे से पुट अप किए गए। कुछ क्वेश्चंस पर मुझे मतलब नो आंसर ही कहना पड़ा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं अच्छा। जानता था। ठीक कुछ है। सर, हाँ जी, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछ लिए थे एंशिएंट से रिलेटेड, तो जिनके आंसर मुझे नहीं मालूम थे, तो सर उस पर मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये अच्छी बात की आपने कि जी आपको जो सर। क्वेश्चन नहीं आता था, आपने उसका ईमानदारी से आंसर दिया कि आपको नहीं आता। बस ये ईमानदारी बना के रखनी जी होती सर। है ताकि देखो वो सामने बैठे हैं, उनको सब पता है, वो जज हैं, उनको पता है, उन्होंने बहुत इन डेप्थ स्टडी की होती है। अगर हम किसी क्वेश्चन जी को सर। मैनिपुलेट करके आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसके हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप यदि जी इंटरव्यू में सर। जा रहे हैं, तो एक ऑनेस्टी बना के रखिए, तो आपकी इंटरव्यू उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो हम प्रद्युम्न विश करते हैं भगवान से कि आपकी इंटरव्यू के मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलें और आपकी वहाँ पीएचडी में सिलेक्शन हो जाए और आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। तो हमारे चैनल पर जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा-सा आप उनको जी सर। बताइएगा कि जैसा कि आपने फर्स्ट प्रयास में ही जेआरएफ क्वालीफाई किया, तो ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, उनको वो नहीं करनी चाहिए? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि हमें कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। तो सर मैं पर्सनली अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताऊं तो सर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सर इसमें मुझे जो तैयारी करने का जो मौका है वो भी सर बहुत कम मिला। मैं कम टाइम में मैं अपनी प्रिपरेशन कर पाया। जब मैं मास्टर सेकंड ईयर में था, जैसे कि अक्टूबर में मेरा ये एग्जाम है, तो दिसंबर में मेरे मेन एग्जाम है। तो सर अपनी सिलेबस के साथ साथ मैं इसकी प्रिपरेशन करता रहा, तो मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन फिर भी नहीं हो पाई थी सर, ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो। जैसे हम सेंटर में जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में, तो जी, सर जी। हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा मतलब लो लेवल का रहता है, कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा, नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। तो सर ये चीजें नहीं आनी चाहिए आपके मन में, आपको कॉन्फिडेंट आपका होना चाहिए। आपसे जी बात सर। करके बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते जी हैं कि सर। आप जीवन में बहुत आगे जाएँ, बहुत तरक्की करें। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उसको अचीव करें, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। आपने समय निकाला, हमारे चैनल पर आए हो और आपने हमारे बच्चों को गाइड किया है। अभी हम अपने उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर आए हो, तो इनके लिए एक अच्छा-सा विशेष मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। शेयर कर दिया करो ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच जाए जिन बच्चों को ऐसी वीडियोज़ की, ऐसी इंस्पिरेशंस की ज़रूरत होती है। काफ़ी कंसाइज़ बुक लिस्ट है इनकी। तो इनके द्वारा जो बुक्स की जानकारी दी गई है, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्रद्युम्न, हमारे चैनल पर आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।